नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एक वीडियो में हमने आपको महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ मेघदूत के बारे में जानकारी दी थी और हमने आपसे कहा था कि उसके हर एक श्लोक के अलग अलग वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो हम करेंगे, लेकिन आप सबका पहले शुक्रिया करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सबके सहयोग से वो वीडियो कुछ ही समय बाद 1 लाख व्यूज़ के करीब पहुंच जाएगा और 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर लेगा। तो आज ये वीडियो जो हम लेके आए हैं, ये महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध ग्रंथ को लेके आए हैं। तो शिशुपाल वध ग्रंथ को जानने से पहले हम इस वीडियो में महाकवि माघ के परिचय को जानेंगे और शिशुपाल वध ग्रंथ के परिचय को जानेंगे, और फिर बारी बारी से एक एक वीडियो शिशुपाल वध के अलग अलग बनाएंगे, जैसे मेघदूत के अलग अलग बनाएंगे। तो सीरीज़ के रूप में पूरी करेंगे। तो सबसे पहले शिशुपाल वध और महाकवि माघ के परिचय को हम जानते हैं कि इनका परिचय क्या है, कौन है ये। तो समय ना गंवाते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो शिशुपाल वध ग्रंथ महाकवि माघ के द्वारा रचित है और महाकवि माघ एक वैष्णव भक्त हैं, यानी कि कृष्ण भगवान के भक्त हैं, और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना का आधार श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण को माना है, और इनके आधार पर इन्होंने शिशुपाल वध ग्रंथ की रचना करी है। कुछ कुछ जगह तथ्य इन्होंने महाभारत से भी लिए। हालांकि देखा जाए तो प्रकांड विद्वान थे महाकवि माघ, और महाकवि माघ के ग्रंथों में 18 पुराणों का समावेश है। तो 18 पुराणों से इन्होंने अंश स्वीकार किए हैं और काफ़ी ज्ञान था इनको, काफ़ी बड़े विद्वान थे। यहाँ तक कि कहने में आता है कि मेघदूत के रचनाकार कालिदास से भी अधिक इनको सम्मान दिया जाता है। एक श्लोक में ऐसा आता है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम और माघे संति त्रयो गुणा, यानी कि कालिदास की खूबी है, कालिदास का गुण है कि उनके अंदर उपमा की श्रेष्ठता है, वो उपमा अच्छे से देते हैं। और भारवी के अंदर जो श्रेष्ठता है वो अर्थ गौरव की है, और जो माघ की विशेषता है वो उसमें सब कुछ है, यानी वो अकेले ही सारे सभी चीज़ों के समावेश हैं। उनके ग्रंथ में सभी कुछ देखने को मिलता है। आगे हम जानेंगे क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि महाकवि माघ का जो शिशुपाल वध है उसमें क्या है, और महाकवि माघ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सामान्यतः प्राचीन संस्कृत ग्रंथकार अपने विषय में या अपने समय के विषय में कुछ भी संकेत अपने लिखे हुए ग्रंथों में नहीं देते। वे प्राय इस विषय में मौन ही रहते हैं कि अपने ग्रंथों में अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। तो इस कारण क्या होता था कि कई प्राचीन ग्रंथ जो हैं उनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया कि उनके रचनाकार कौन है। लोगों ने अपने मन से तर्क ज़रूर लगा लिए। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान रहा कि इन रचनाकारों ने अपना नाम या अपना परिचय देना सही नहीं समझा अपने ग्रंथों के अंदर। तो इसका परिणाम आज जो है वो धरोहर जो है कि सुरक्षित नहीं रह पाई। लेकिन अगर हमारे कविवर माघ इस सामान्य नियम के लिए देखा जाए तो ये अपवाद स्वरूप है। यानी कि महाकवि माघ ने काव्य के 20वें सर्ग के अंत में, शिशुपाल वध के 20वें सर्ग के अंत में प्रशस्ति के रूप में लिखे हुए 5 श्लोकों में अपना स्वल्प परिचय अंकित कर दिया है। और सही भी है, अपना परिचय एक लेखक को देना चाहिए अपने ग्रंथ के अंत में कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो जिसके सहारे काव्य में यत्र तत्र निबद्ध संकेतों से तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर महाकवि माघ के जीवन की रूपरेखा के बारे में भी, उनका जन्म स्थान, जन्म समय और राज्याश्रय, इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन जितने भी पुराने रचनाकार, उनकी जानकारी इसलिए प्राप्त नहीं हो पाती समय की, उनके काल की, उनके जन्म स्थान की, क्योंकि उन्होंने खुद ही वर्णन नहीं किया, अपने नाम तक का वर्णन नहीं किया। लेकिन महाकवि माघ के विषय में ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा जानते हैं महाकवि माघ के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है। तो महाकवि माघ को वैसे ब्राह्मण मानते हैं कुछ लोग, और कुछ विद्वानों के अनुसार ये राजपूत रहे हैं राजस्थान के। तो कविवर माघ का जन्म राजस्थान की इतिहास प्रसिद्ध नगरी भीनमाल में हुआ था। राजा वर्मलात के मंत्री सुप्रसिद्ध शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे सुप्रभदेव। उनके पुत्र थे कुमुद पंडित, जो कि दत्तक पुत्र थे उनके, उन्होंने गोद लिए थे। और उनकी कुमुद पंडित की धर्मपत्नी ब्राह्मी के गर्भ से माघ के महीने की पूर्णिमा को माघ का जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम माघ पड़ा है। तो कहा जाता है कि इनके जन्म के समय की कुंडली को देखकर ज्योतिषी ने कहा था कि यह बालक उद्भट विद्वान होगा, अत्यंत विनीत होगा, दयालु होगा, दानी होगा और वैभव संपन्न होगा।
किंतु जीवन की अंतिम अवस्था में यह निर्धन हो जाएगा। ये ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। कहा था कि यह बालक पूर्ण आयु प्राप्त करके पैरों पर सूजन आते ही दिवंगत हो जाएगा। तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर विश्वास करके इनके पिता कुमुद पंडित ने एक श्रेष्ठी, जो कि श्रेष्ठी थे, श्रेष्ठी का अर्थ होता है श्रेष्ठ धनादिक संपन्न, इस प्रकार तो प्रभूत धन रत्नादि की संपत्ति को भूमि में घड़ों में भर कर गाड़ दिया इनके लिए कि समय आने पर इनके काम आ सके, और शेष बचा हुआ धन माग को इन्होंने दे दिया था, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी थी कि ये अपने जीवन के अंतिम समय में जो है निर्धन हो जाएंगे। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी कि ऐसा कुछ ना हो सके। तो उनके पिता होने के नाते उन्होंने ये दायित्व पूरा किया। लेकिन कहा जाता है कि शिशुपाल वध काव्य के कुछ भाग की रचना तो इन्होंने परदेश में रहते हुए की थी, महाकवि माघ ने, और शेष भाग की रचना इन्होंने वृद्धावस्था में अपने घर पर ही रहकर की थी। और अंतिम अवस्था में ये अत्यधिक दरिद्रावस्था में थे, जैसे कि भविष्यवाणी में पहले ही कहा जा चुका था कि ये अपनी दरिद्रावस्था में पहुंच जाएंगे। भोज प्रबंध, जो कि राजा भोज के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें महाकवि माघ की पत्नी प्रलाप करते हुए कहती हैं कि जिसके द्वार पर एक दिन राजा लोग भी आश्रय के लिए ठहरा करते थे, आज वही व्यक्ति दाने दाने के लिए तरस रहा है, दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा है, जिसके द्वार पर राजा लोग भी आश्रय लेने आते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि महाकवि माघ कितने धनवान होते थे एक समय में। तो कविवर माघ 120 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करके सन 880 ईस्वी के आसपास दिवंगत हुए थे। यानी 120 वर्ष की अच्छी आयु इनको प्राप्त हुई थी। साथ ही इनकी पत्नी भी इनके साथ सती हो गई थी। इनकी अंतिम क्रिया तक करने वाला कोई भी नहीं था, इनके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं बचा था। और भोज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि और प्रभाकर चरित ग्रंथों के अनुसार राजा भोज ने, जो कि माघ की जीवित अवस्था में थे, उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, तो उन्होंने ही, राजा भोज ने ही माघ का दाह संस्कार किया था पुत्र की तरह। राजा भोज भी एक बहुत पहुँचे हुए कवि थे। लेकिन यहाँ पे भोज के विषय में थोड़ा सा अंतर है, आपको आगे चल के बताते हैं क्या है अंतर। कि भोज जो है वो एक नहीं, भोज कई हुए हैं। तो प्राप्त प्रमाणों के आधार पर माघ के जीवन की यही एक घटना प्राप्त होती है जो अभी तक बताई गई। इसके अतिरिक्त माघ के बारे में कोई घटना प्राप्त नहीं होती। तो इतना तो स्पष्ट है कि माघ का जन्म जो है कुल परंपरा के अनुसार एक प्रतिष्ठित धनाढ्य परिवार में हुआ था। जीवन के सुख की समग्र सामग्री इनके पास थी। पिता से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी और पिता के समान ही ये दानी थे, दयालु थे और उपकारी थे। अब बात आती है कि राजा भोज की। तो राजा भोज जिन्होंने इनका दाह संस्कार किया था, वो धारा नरेश भोज नहीं थे, क्योंकि धारा नरेश भोज का जो समय था वो सन 1010 से 1050 ईस्वी के मध्य था, 11वीं शताब्दी था। जबकि भोज का जो समय था वो 9वीं शताब्दी था। यानी कि जो ये भोज थे वो कोई और भोज रहे होंगे। अब ये माना जा सकता है कि जो ये भोज है वो उपनाम है, उपाधिकारी है राजा विशेष का। यानी कि वो भोज कोई किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है, कोई विशेष नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। तो ये भोज कोई और रहे होंगे, इसलिए धारा माघ जो है धारा नरेश भोज के समसामयिक नहीं थे, ये कोई और भोज थे। आगे हम थोड़ा और जानते हैं महाकवि माघ के जन्म स्थान के बारे में। थोड़ा सा जो है मतभेद हैं विद्वानों के बीच, तो उनके जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहला तर्क है कि कुछ विद्वानों ने गुजरात प्रांत में आबू पर्वत के निकट स्थित भीनमाल के निवासी मानते हैं। जो माउंट आबू है गुजरात प्रांत में, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे भीनमाल नाम की जगह वहाँ का निवासी मानते हैं। अब भोज प्रबंध ग्रंथ जो है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ और प्रभाकर चरित, इन ग्रंथों के अनुसार माघ के काव्य की कुछ प्रतियों में उल्लिखित है इति श्री भिन्नमालव वास्तव्य आदि के अनुसार माघ राजस्थान के प्रांत के अंतर्गत भीनमाल के पूर्व में श्रीमाल के नाम से जो प्रसिद्ध था वहाँ के निवासी हैं। अब डॉक्टर भोला शंकर व्यास माघ को जो है भीनमाल का निवासी नहीं मानते। उनके अनुसार राजस्थान के पर्वतीय देश डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो कि मेवाड़ में आता है, उसके समीप का निवासी मानते हैं। इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन लाल शर्मा जी डॉक्टर व्यास के विचारों से सहमत नहीं हैं, और उनके विचार में माघ की जन्मभूमि प्राचीन गुजरात प्रांत के अंतर्गत भीनमाल ही है, जो आज राजस्थान के सिरोही जिले के निकट एक तहसील है। वस्तुतः मारवाड़ की भूमि एक समय गुजरात में आती थी। आबू पर्वत के समीप भीनमाल की स्थिति थी। ऐसी स्थिति में वर्तमान भीनमाल ही स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे कुछ मतभेद हैं, लेकिन
प्रमाणित ये होता है, अगर सब तरीके से देखा जाए तो इनका जो जन्म स्थान है वो भीनमाल था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शिशुपाल वध के अधिकांश प्रतियों में उल्लेख भी है, इति श्री भिन्नमालव वास्तव्य दत्तक सुनोमगी, यानी कि माघ को भीनमाल का निवासी घोषित इन्होंने खुद के ग्रंथों में अपने किया है। अब शिशुपाल वध के 19वें सर्ग के चक्रवंद श्लोक में श्लिष्ट रूप में अंकित है वत्स भूमि भीनमाल मारवाड़ की ओर संकेत किया गया है, जालौर जिले की ओर। तो ये महाकवि माघ को भीनमाल का निवासी दर्शाते हैं। प्रबंध तथा अन्य तद विषयक ग्रंथ माघ को भीनमाल का ही निवासी मानते हैं। बसंतगढ़ के शिलालेख के अनुसार ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के आधार पर कवि माघ भीनमाल के ही निवासी सिद्ध होते हैं। तो उक्त विवेचनों से यही सिद्ध होता है कि कविवर माघ की जन्मभूमि प्राचीन गुजरात प्रांत के अंतर्गत भीनमाल है, जो आज राजस्थान के सिरोही जिले के निकट एक तहसील है। तो ये प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके बाद अब जानते हैं कि महाकवि माघ के बारे में क्या क्या कहा जाता है। तो कालिदास और भारवी से भी श्रेष्ठ आलोचकों ने महाकवि माघ को ठहराया है। यहाँ तक कि उनके काव्य को देखकर महाकाव्य पंचक पर टीका करने वाले प्रखर पांडित्य से विभूषित रसिक मल्लीनाथ ने अपने ये विचार बड़ी तन्मयता से व्यक्त किए हैं। धन्यो माघ कविर वर्य तु कृति नस्तत्सु सक्तिर सेवनाथ। तो इस प्रकार से उन्होंने महाकवि माघ की को श्रेष्ठ बताया कालिदास और भारवी से। तो अत्यधिक व्युत्पन्न कविवर माघ का व्यक्तित्व हृदय और मस्तिष्क का अपूर्व समन्वय है। उनके हृदय, उनका केवल ये नहीं कि वे कवि हृदय हैं, उनके मस्तिष्क में भी अपूर्व ज्ञान समन्वित है, बहुज्ञता है, उनके अंदर विद्वत्ता है। और पूर्ववर्ती कवि जो हैं उनके कालिदास, भारवी, भट्टी और श्री हर्ष, और इनसे भी एक कदम आगे ही बढ़े हुए दिखाई देते हैं महाकवि माघ। यदि देखा जाए तो कालिदास मूलतः कवि हैं, भारवी राजनीति के प्रकांड विद्वान हैं, भट्टी शुष्क वैयाकरण है, और उत्तरवर्ती श्री हर्ष विशेष रूप से दार्शनिक हैं। किंतु माघ के अंदर उक्त सभी क्षेत्रों के मर्मज्ञ होने की गुण देखे जाते हैं। उनके अंदर ये सारा पांडित्य देखा जाता है। श्लोक जैसा कि है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, यानी कि कालिदास की जो है उपमा प्रसिद्ध है, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है, लेकिन माघे संति त्रयो गुणा, माघ के अंदर ये तीनों ही गुण हैं। उन कवियों के ज्ञान का क्षेत्र जो है एकांगी है, एक अंग वाला है, जबकि माघ की गति सर्वत्र है। वेद तथा दर्शनों से लेकर राजनीति तक का परिनिष्ठित ज्ञान इनके काव्य में देखने को मिलता है। यही नहीं, अलंकार शास्त्र, काम शास्त्र, संगीत, अश्व विद्या तथा हस्ती विद्या के ये उत्तम ज्ञाता हैं। माघ एक प्रवीण वैयाकरण है, ग्रामर की भी इन्हें बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। इनका ज्ञान उनके द्वारा यत्र तत्र उल्लिखित व्याकरण के सूक्ष्म नियमों से होता है, कि इनके ग्रंथ के अंदर व्याकरण के नियम भी देखने को मिलते हैं। अगर आप देखो तो 9वें सर्ग तक, यानी कि आधा शिशुपाल वध पूरा भी नहीं हो पाता है, 9वें सर्ग तक ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने नए नए शब्दों का प्रयोग संस्कृत के अंदर किया है, खुद से शब्दों का निर्माण किया है। तो एक तरह से ये नए पाणिनि हो गए। तो पहले तो ट्रेडिशनल यानी पुराने शब्द ही चल रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने बुद्धि कौशल से नए शब्दों का निर्माण किया। और ऐसा देखा जाता है कि 9वें सर्ग तक कहते हैं कवि कि ऐसा कोई शब्द ही नहीं बचता संस्कृत के अंदर नया जो इन्होंने प्रयोग ना किया हो। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि 9वें सर्ग तक इन्होंने सारे शब्दों का ही प्रयोग कर लिया, जिस शब्द का प्रयोग किया उसको फिर से रिपीट नहीं किया, उसकी पुनरुक्ति नहीं मिलती। तो इतना ज्ञान था इनको, इतने पर्यायवाची, इतना शब्दकोश इनका विशाल था कि इन्होंने जिस शब्द को एक बार प्रयोग कर लिया उस शब्द को पुनः प्रयोग ही नहीं किया। यानी कि कृष्ण भगवान के ऊपर इन्होंने ग्रंथ लिखा है, तो कृष्ण भगवान के जिस नाम का इन्होंने एक बार प्रयोग कर लिया उसको दोबारा प्रयोग ही नहीं किया। उसके बाद तो फिर उन्होंने दूसरे ही नाम उपयोग किया है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता देखने को मिलती है। इनका ज्ञान जो है वो अतुलित है, सूक्ष्म विवेचक है, संगीत शास्त्र भी है इनके ज्ञान के अंतर्गत। तो निश्चय ही इतने शास्त्रों का परिनिष्ठित ज्ञान अन्य किसी संस्कृत के कवि में देखने को नहीं मिलता है। ये इनकी विशेषता है। तो ये महाकवि माघ का परिचय है। अब इसी के आधार पर हम शिशुपाल वध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और शिशुपाल वध के बारे में जानकर इस वीडियो को इतना ही पूरा करते हैं, और अगले वीडियो में कुछ और जानकारी दी जाएगी, क्योंकि वीडियो का आकार भी इस कारण बड़ा हो जाता है।